नमस्कार साथियों, इनकम टैक्स बचाना एक कला है और यकीन मानिए कि आप अधिक से अधिक टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ऐसे समय जब सरकार ने इनकम टैक्स पेई को बीते 5-7 वर्षों के दौरान कुछ खास राहत प्रदान नहीं किया है, तब इनकम टैक्स बचाना थोड़ा कठिन तो हो जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे इनकम टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। साथियों, 5 लाख रुपए सालाना आय वाले व्यक्ति के लिए कोई इनकम टैक्स देना नहीं होता, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा हो जाए तो अच्छी खासी इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा, यकीन जानिए, अगर आपका वार्षिक आय 10-10.5 लाख रुपए तक भी हो तब भी आपका इनकम टैक्स जीरो आ सकता है, शून्य हो सकता है। कैसे? इससे पहले कि मैं विस्तार से वीडियो शुरू करूं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल विशेष रूप से नौकरी पेशा तबके के लिए ही बना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन भी दिया है, उसे भी क्लिक कर लीजिए। अब जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाले हैं, आप सभी इनकम टैक्स बचाने के लिए जोड़ तोड़ करने लगे होंगे, कैलकुलेशन भी करने लगे होंगे, गूगल पर सर्च भी करते होंगे। तो यकीन जानिए, इनकम टैक्स बचाने का जो फंडा मैं बताने जा रहा हूं, वह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। सबसे पहले तो आप अपने समस्त आय की गणना कर लीजिए कि इस असेसमेंट ईयर या फिनेंशियल ईयर में आपका कुल आय कितना है। अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो तमाम भत्तों को भी सकल वार्षिक आय में जोड़ लीजिएगा। अपने मकान किराया भत्ता, HRA आदि को कुल आय में जोड़ लीजिए। अब आप देखिए कि कहां कैसे इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। पहले तो यह जान लीजिए कि इनकम टैक्स की 2 प्रणालियां हैं। एक OTR है, यानी ओल्ड टैक्स रेजिम, और दूसरा न्यू टैक्स रेजिम। OTR पुराना टैक्स व्यवस्था है जिसमें 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स निर्धारित है और 10 लाख से ऊपर 30% इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन 2020 में पेश आम बजट में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था NTR की शुरुआत हुई थी। NTR मतलब न्यू टैक्स रेजिम। नई टैक्स रेजिम फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और टैक्स में छूट कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज को कम करने के लिए शुरुआत हुई थी। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता। हालांकि टैक्स स्लैब देखने पर लगता है मानो न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम से बेहतर है। न्यू टैक्स रेजिम में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स, 7.5 से 10 लाख तक 15% टैक्स, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% टैक्स और 12.5 से 15 लाख तक सालाना आय पर 25% टैक्स और 15 लाख से ऊपर जब आय हो तो 30% इनकम टैक्स ली जाती है। NTR के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों को हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस और निर्धारित निवेश व्यय के लिए कटौती जैसी छूट को छोड़ना होता है। जबकि मौजूदा टैक्स प्रणाली यानी पुरानी कर व्यवस्था OTR के तहत आप ये छूट क्लेम कर सकते हैं। भले ही NTR अलग अलग आय स्लैब के साथ कम दरों का प्रावधान करता है, लेकिन OTR खासकर वेतनभोगी करदाताओं के बीच अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि मध्यम वर्ग भविष्य के लिए कुछ बचत भी करता है, कुछ बीमा भी लेता है और ज़रूरी होने पर उसे होम लोन भी लेना पड़ता है। वह किराए के मकान में रहता है, कुछ दवा बीमारी पर भी खर्च करना पड़ता है। तो फिर इस तरह के खर्च और बचत के जरिए वह इनकम टैक्स से काफ़ी कुछ राहत पा सकता है। इसलिए थोड़े बहुत कागज पत्र तैयार भले ही उसे करना पड़े, कुछ कागजी प्रक्रिया भले अपनानी पड़े, लेकिन नौकरी पेशा करदाता ओल्ड टैक्स रेजिम के जरिए ही इनकम टैक्स देना चाहता है। आइए
अब बात करते हैं कि कहाँ कैसे कितना टैक्स बचा सकते हैं। साथियों, आपको जो वेतन मिलता है उसमें एक हिस्सा एचआरए का भी होता है। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान किराया भत्ता। आप चाहें तो आपका पूरा हाउस रेंट अलाउंस इनकम टैक्स से मुक्त हो सकता है, यानी कम से कम एचआरए के रूप में मिलने वाली राशि पे आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इस विषय पर मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। उस वीडियो को देखना तो आप कतई मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी हैं, यानी आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपको आईटी एक्ट 1961 की सेक्शन 16IA के तहत आपको 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है। आपके कुल वार्षिक आय में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी जाती है। मान लीजिए कि अगर एक वेतनभोगी कर्मचारी है जिसकी कुल आय 10 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देने के बाद जो राशि बचेगी अब वही टैक्सेबल अमाउंट होगा, यानी अब 9.5 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आइए फिर से समझिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या। स्टैंडर्ड डिडक्शन वह रकम होती है जिसे आपकी आमदनी से सीधे सीधे काट कर अलग कर दिया जाता है। बची हुई आमदनी पर ही टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना की जाती है। इससे आपकी कुल टैक्सेबल अमाउंट घट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग टैक्स स्लैब से बाहर भी हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से आप समझिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये है। अगर किसी शख्स ने एक साल में 5,40,000 रुपये वेतन के रूप में लिया है, तो 5,40,000 में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दी जाएगी। फिर उसका टैक्सेबल अमाउंट हो गया कितना? 4,90,000 रुपये। और फिर टैक्स स्लैब के अनुसार 5 लाख से कम टैक्सेबल अमाउंट होने पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होता है। मित्रों, ये तो मैंने सीधे सीधे दो बातें बताई कि एचआरए को टैक्स फ्री करने के बारे में एक मैंने बताया आपको, और दूसरा 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। अब आगे चलते हैं। आप सेविंग के जरिए, निवेश के जरिए इनकम टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक बचत या निवेश करके इस 1.5 लाख रुपए को इनकम टैक्स से बचा सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C आप जीपीएफ, ईपीएफ, पीपीएफ, एलआईपी यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीआईएस, ग्रुप इंश्योरेंस यानी सामूहिक बीमा, एसआईपी, एनएससी, सुकन्या, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में निवेश करके 1.5 लाख रुपए तक की राशि को टैक्स फ्री कर सकते हैं। अगर आपने होम लोन लिया है तो जो किस्त आप जमा करते हैं उसमें एक हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा हिस्सा इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज। तो आप जो होम लोन के किस्त में आप जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा करते हैं वह भी 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के अंतर्गत आता है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, बच्चों के स्कूल कॉलेज में जमा की गई ट्यूशन फीस की राशि भी 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के अंतर्गत आता है। यही नहीं, आपके वेतन से जो 10% कटौती एनपीएस के रूप में होता है वह भी अंडर सेक्शन 80CCD1 के तहत 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपए के बचत के रूप में मिलने वाली छूट में उसे शामिल किया जा सकता है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना होगा कि बचत या निवेश के रूप में जो भी डिडक्शन का लाभ लेना चाहता है वह अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही हो सकता है, चाहे वह 80C के तहत पीपीएफ, जीपीएफ, एनएससी, एलआईसी में निवेश उसने किया हो, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो, या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हो, बच्चों का ट्यूशन फीस है, या फिर 80CCD1 के तहत एनपीएस में निवेश किया है। यह अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही हो सकता है। अगर आपने 2.5 लाख रुपए निवेश कर दिया है तो भी केवल 1.5 लाख तक की ही राशि टैक्स फ्री होगी। हाँ, एनपीएस वाले कर्मचारियों को
दूसरे तरह से 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त बचत निवेश का छूट मिल सकता है। अंडर सेक्शन 80 CCD1B के तहत आपको एनपीएस में आपके निवेश पर 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त छूट आप पा सकते हैं। यानी जो एनपीएस कर्मचारी हैं वे 2 लाख तक का बचत निवेश पर इनकम टैक्स डिडक्शन का लाभ पा सकते हैं। अब तो यह क्लियर हो गया कि अगर किसी एनपीएस कार्मिक का वार्षिक आय 10 लाख रुपए है तो वह 2.5 लाख कुल आय से घटा सकता है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का और 2 लाख रुपए कुल बचत का। यानी अब उसकी इनकम टैक्स की गणना 7.5 लाख रुपए पर ही करने होंगे। लेकिन अभी भी टैक्स बचाने की उम्मीद बची हुई है। अंडर सेक्शन 80D के अनुसार मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर भी आप अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। पति पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। अगर आपने अपने माता पिता का भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तब आपको 50,000 रुपये तक की राशि जो है वो टैक्स फ्री हो सकती है। एक और जानकारी मैं आपको दूं, अगर आपके परिवार में आपका कोई आश्रित विकलांग है तो उस विकलांग सदस्य के चिकित्सा उपचार पर भी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80DD के तहत टैक्स डिडक्शन का दावा आप कर सकते हैं। सामान्य तौर पर 75,000 रुपये तक विकलांगों के इलाज पर छूट मिलती है और अगर आश्रित की विकलांगता 80% से अधिक है तो 1,25,000 तक के इलाज पर छूट मिलेगी। दावा करने के लिए एक व्यक्ति को जो भी प्रावधान है उसके तहत उल्लिखित जो भी चिकित्सा मेडिकल सर्टिफिकेट है या दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने पड़ते हैं। अब आगे मैं बताता हूं कि सेक्शन 80DDB के बारे में कि अगर आपके फैमिली में गंभीर बीमारी से ग्रस्त किसी मेंबर का इलाज हुआ है तो आप इलाज में हुए खर्च के आधार पर अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। अगर उस सदस्य की उम्र 60 वर्ष से कम है तो आप 40,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। अगर उस सदस्य की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है तो फिर आप 1 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। अब सवाल है कि किस तरह की गंभीर बीमारी, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है या वह सदस्य घातक कैंसर से पीड़ित है या एड्स रोग से पीड़ित है, किडनी फेल्योर हो या हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो उसके इलाज में जो आपके पैसे खर्च हुए हैं तो आप 80DDB के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। मित्रों, आजकल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है और इसके खरीदारों को भी विशेष तरह से टैक्स छूट भी मिल रही है। अगर आपने लोन लेकर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी है तो उस लोन पर चुकाई जाने वाली इंटरेस्ट पर आपको टैक्स डिडक्शन मिल सकेगा। सेक्शन 80EEB के तहत 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज भुगतान पर टैक्स कटौती का दावा आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80G के बारे में। अगर आपने पीएम रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष या फिर पीएम केयर्स फंड या फिर नेशनल डिफेंस फंड में अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो दान की गई राशि पर 100% टैक्स छूट आप ले सकते हैं। अगर आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट किया है तो दान की गई राशि का 50% तक टैक्स डिडक्शन का लाभ आप पा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे कि आप अपनी सकल वार्षिक आय का अधिकतम 10% अमाउंट ही डोनेट कर सकते हैं। अब एक विशेष जानकारी उन लोगों के लिए जो डिसेबिलिटी के शिकार हैं अर्थात विकलांग हैं। 40% से 80% की विकलांगता है तो 75,000 रुपये तक की टैक्स डिडक्शन मिलती है और अगर विकलांगता 80% से अधिक है तो 1,25,000 रुपये तक का टैक्स छूट मिलेगा। अब एक खास जानकारी उन लोगों के लिए जिन्होंने हाउस लोन, होम लोन ले रखा है। तो आप जानिए कि आप जो EMI जमा करते हैं, आप जो किस्त जमा करते हैं,
उसमें एक अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट को आप 80C के अंतर्गत 1.5 लाख बचत में उसे दिखा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट को आप सीधे सीधे अपने ग्रास टोटल इनकम से घटा देंगे। अंडर सेक्शन 24 के तहत आप 2 लाख तक के ब्याज पर छूट पा सकते हैं और सेक्शन 80 EEA के तहत अतिरिक्त 1.5 लाख तक के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं, बशर्ते फर्स्ट होम के लिए आपने होम लोन या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लोन ले रखा हो। 80 EEA के तहत छूट फर्स्ट होम बायर के लिए ही मिलता है। मित्रों, ये थी इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ खास जानकारियां जो आप सभी को पता होना चाहिए। आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।